Hello student, today we are going to discuss previous 10 year MCQ डिस्कशन में स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द दिस ल्यूटिटिशियम में पूछ रहे हैं। बट अगर सिंपली आपको कोई एटम ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो यहाँ होता है Z और ये होता है A। क्लियर? A इज फॉर एटॉमिक मास एंड Z फॉर एटॉमिक नंबर। क्लियर? आपको पता है जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर वो न्यूट्रल स्पीसीज है तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ओके, बात करें एटॉमिक मास की तो जो A होता है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मिलके क्या बनाते हैं, एटॉमिक मास बनाते हैं। ओके, अगर मान लो वो न्यूट्रल स्पीसीज होगा, अगर न्यूट्रल एटम है तो उस केस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्लियर? बस अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जो Z है एक्चुअली वही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। Z यहाँ क्या है 71, तो बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा आपका 71। अब हमें न्यूट्रॉन चाहिए। बेटा न्यूट्रॉन यहाँ से निकालना हो तो क्या करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए बेटा क्या A माइनस P कर दें या फिर A माइनस Z, एटॉमिक नंबर ही तो प्रोटॉन है। A की वैल्यू है 175, इसमें से घटा दो 71 को तो वैल्यू क्या आ जाएगी 104। तो जो न्यूट्रॉन हो वो कितना हो गया 104। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, अगर ये न्यूट्रल स्पीसीज है, ल्यूटिटिशियम क्या है न्यूट्रल है, इसके वजह से क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 71, तो बेटा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कितने होंगे 71। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 71 प्रोटॉन 104 हो गए आपके न्यूट्रॉन और 71 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। Okay, now next question is 4d 5p 5f 6p orbital are arranged in the order of decreasing energy, the correct option is here is देखो बेटा, जो एनर्जी का क्रम होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n प्लस एल के। आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर मिला के जो ऐड होता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो उसका क्या होगा, ई की वैल्यू ज़्यादा होगी। और इनमें देख लो ये क्या होगा, डी के लिए एन की वैल्यू, डी के लिए एल की वैल्यू आपकी क्या होती है 2 होगी, एफ के लिए क्या होती है, ये एल की वैल्यू बता रहे हैं, एफ के लिए 3 होगी, और पी के लिए क्या होती है, पी के लिए होती है बेटा 1। ओके, नाउ देखो तो 4d के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 + 2 मतलब ये हो जाएगी 6। ओके, 5p के लिए क्या होगी, 5p के लिए होगी 5 + 1 = 6, ये 5p के लिए हो गया। 5f के लिए क्या होगा, 5f के लिए होगा ये 5 + f के लिए 3, तो ये हो गया 8। क्लियर? और 6p के लिए कितना होगा, तो 6p के लिए होगा 6 + 1 = 7। क्लियर? तो इनमें सबसे ज़्यादा किसका है 5f का, क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसकी है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी 5f की, 5f की होगी, देन किसकी होगी 6p की, 6p की हो गया। अब आता है कि जब n प्लस एल की वैल्यू इक्वल हो तब क्या करें, तो जब n प्लस एल की वैल्यू जब इक्वल आ जाए तो उस केस में जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n के वैल्यू के। फिर से ध्यान दो, अगर n प्लस एल की वैल्यू मतलब बराबर हो तो उस समय एनर्जी क्या होती है n के बराबर होती है। और बेटा 5p में और 4d में n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, इसके, तो 5p देन क्या होगा आपका 4d। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये होगा, देखो तो इसका 5f 6p, अब ये 4d बता दिए, नहीं 4d क्या होगा लास्ट में होगा, तो ये गलत हो गया। सही कौन सा होगा, ये देखो 5f 6p 5p 4d, दिस इज द राइट आंसर, इसलिए आंसर कौन सा होगा, सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फॉल्स इन द विजिबल रीजन। देखो बेटा
जब आपका L मतलब N1 जो अगर फॉलोइंग की वैल्यू अगर 1 आती है तो बेटा इसको हम कहते हैं क्या, लाइमन सीरीज। ये क्या होती है, लाइमन। अगर वो दूसरे में कूदता है, हाइड्रोजन स्पीसीज के बारे में बता दे, तो ये होता है बामर। N3 की वैल्यू 3 हो तो ये होता है आपका पास्कन, और इसकी वैल्यू अगर 4 हो तो ये होता है, सॉरी ये N2 ही होगा, सारे N2 की वैल्यूज हैं, ये होता है आपका क्या, ब्रैकेट। क्लियर। अब देखो जो लाइमन सीरीज होती है बेटा, इसमें अगर जंप करने पे ये यूवी रीजन में होता है, ओके, अल्ट्रा वायलेट रीजन लाइमन में होती है, बामर में होता है बेटा आपका विजिबल, एंड पास्कन ब्रैकेट आगे जो सीरीज है ये सभी क्या होती हैं, इंफ्रारेड। ओके, आपसे क्या पूछ रहा है, विजिबल रीजन में आना है, मतलब कौन सी सीरीज होगी, बामर सीरीज होगी, तो आंसर कौन सा होगा, सी द राइट आंसर। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड्स। क्लियर। तो सबसे पहले तो जान लो बेटा नोड क्या होता है। तो नोड होता है जहां फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो उसी को हम कहते हैं नोड। और बेटा दो टाइप के नोड होते हैं, एक होता है आपका स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड, या फिर इसके दूसरा नाम में हम कहते हैं रेडियल नोड भी इसको कहते हैं। क्लियर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n-l-1। क्लियर। स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड की वैल्यू ये होती है। इसके बाद आता है पहला नोड, तो ये हो गया, मतलब अगर हमें नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड निकालने हैं या फिर रेडियल नोड तो ये होगा। दूसरा होता है आपका एंगुलर नोड, या फिर इसको हम कहते हैं प्लेनर नोड, और इसकी वैल्यू होती है L के इक्वल। क्लियर, मतलब इसकी वैल्यू L के बराबर होगी। ओके, और टोटल नोड्स की वैल्यू क्या होगी, टोटल नोड इक्वल टू हो जाएगा आपका, टोटल नोड हो जाएगा n-1। क्लियर। अब देखो, अब वो कह रहा है टोटल नोड्स n-1। अब यहां से देखो टोटल नोड कितना कह रहा है, 3 टोटल नोड हो गए। ठीक है, तो टोटल नोड की वैल्यू हो गई 3। ओके, 3, n की वैल्यू हमें पता करनी है -1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्लियर। n की वैल्यू मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई 4। अब बात करेंगे किसकी, अब ये कह रहा है कि जो एंगुलर नोड है वो कितने हैं, 3 है। तो एंगुलर नोड मतलब L, तो L बराबर क्या आ जाएगा, 3। यही तो एंगुलर नोड हुआ। और L की वैल्यू 3 किसके लिए है, ये क्या है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 3 किसके लिए आती है, F के लिए आती है। ठीक है, तो N की वैल्यू 4 और L की वैल्यू 3 मतलब F, तो जो हमारा ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, 4f। तो आंसर कौन सा होगा, C, 4f इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज द हाइड्रोजन एटम, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट इज। आपसे क्या पूछ रहे हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहे हैं। तो आपको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा इक्वल टू h/p, यही तो होता है। और h क्या होता है, p होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी, यही तो होगा। बेटा आपने पढ़ा होगा जो बोहर का सेकेंड पोस्टुलेट है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में मतलब वो करता है, इवॉल्व करता है जिसका क्या हो, ऑर्बिटल क्वांटाइज्ड हो। मतलब वो ये कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होना चाहिए, क्वांटाइज्ड होना चाहिए। मतलब आपने देखा होगा कि mvr इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ये हो गया, क्वांटाइज का मतलब h/2π के रेशियो में होता है। क्लियर, NH/2π। क्लियर। अब यहां से क्या करते हैं, तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, देखो ये हो गया r,
तो हम ये कह सकते हैं कि MEV इक्वल टू NH अपान 2 और ये R इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट आउट कर दें, तो ये वैल्यू यहाँ पुट आउट करेंगे तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपान MEV की जगह पर हम ये लिख सकते हैं NH अपान, ये ऊपर चला जाएगा 2 R, यही तो होगा। क्लियर, H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 R अपान N। क्लियर, तो लेमडा की वैल्यू अभी यहाँ से क्या आ गई, 2 R अपान N। N क्या है बेटा, ये है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट के लिए आपको निकालना है वो है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे किसके लिए, सेकेंड बोहर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। सेकेंड बोहर ऑर्बिट मतलब N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू, N की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड बोहर ऑर्बिट के लिए 2, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 2 R/2, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू R, ये हो गया। अब बेटा R हमें निकालना है, और आपने पढ़ा होगा R इक्वल टू होता है A0 N²/Z। क्लियर, बोहर के कैलकुलेशन से ये भी आता है। A0 की वैल्यू कितनी दी है, 52.9 पिकोमीटर, N की वैल्यू अभी 2 निकाला तो ये 4, और हाइड्रोजन एटम है तो उसके लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 211.6 पिकोमीटर। क्लियर, क्योंकि N क्या है, जो A दिया गया है वो पिकोमीटर दिया गया, तो ये होगा। ठीक है, बस यहाँ वैल्यू पुट आउट करते हैं, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 211.6 इंटू पाई पिकोमीटर, मतलब इसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू ये आएगी। तो आंसर कौन सा होगा, बी, 211.65 मीटर इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। वो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कह रहा है द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। बिल्कुल बेटा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है रूट का L ब्रैकेट में L+1 H अपान 2 आपको पता है s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 0, तो L की वैल्यू जब यहाँ 0 पुट आउट करोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है आपका। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, एन ऑर्बिटल इज डिजाइन बाय 3 क्वांटम नंबर व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इज एटम इज डिजाइन बाय 4 क्वांटम नंबर। इसको भी समझो आप। देखो मैं मान रहा हूँ कि कोई 4s ऑर्बिटल है, ठीक है, तो अब ये 3 क्वांटम नंबर से कैसे डिजाइन होगा। देखो एक तो ये जो आगे दिख रहा है ये कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर, दूसरा एस है, इसके लिए आपको पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा। क्लियर, और तीसरा इस ऑर्बिटल को ओरिएंटेशन के लिए क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर, तो 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों मिलके क्या कहते हैं, किसी ऑर्बिटल को डिजाइन करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को डिजाइन करना होगा तो मान लो जैसे 4s क्या है, 2, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन जो हो जाती है, मान लो ये 4s है, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर भी हमें पता करनी पड़ती है, तो उसके लिए होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस ऑर्बिटल के लिए 3 चीज़ें तो एड्रेस करेंगे ही करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के लिए आपको स्पिन क्वांटम नंबर का भी पता होना चाहिए, तभी जाके हम इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, मतलब 3 क्वांटम नंबर डिजाइन करेंगे इसको और 4 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन को, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। थर्ड है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज 0, मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है और कह रहे हैं कौन सा सही है। देखो बेटा 1s2 2s2 2p1 2p1 2pz1 ये सही है बिल्कुल। अब बेटा आपने हुंड रूल पढ़ा होगा, तो हुंड रूल में पहले जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल की फीलिंग होती है उसमें सबसे पहले क्या होते हैं, सेम ओरिएंटेशन, मतलब सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन पहले जब फिलअप हो जाते हैं तब उनकी पेयरिंग होती है, और पेयरिंग होने के बाद क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वापस से पेयर्ड होते हैं। तो इस केस में सबसे पहले अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में फिल करने होंगे तो सेम स्पिन वाले क्या होंगे, पहले फिलअप होंगे, बाद में अगर पेयरिंग कराएंगे तो अपोजिट स्पिन वाले इसमें भरे जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस केस में देखो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, 2 तो सेम स्पिन वाले हैं, लेकिन इसमें जो तीसरे वाले हैं उसमें देखो अपोजिट स्पिन, ये अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन उन्होंने फिल कर दिया है, यही गलत है। एक्चुअली क्या होना चाहिए, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन है वो ये होना चाहिए,
सेम स्पिन वाले पहले जब भर जाएंगे देन उनकी पेयरिंग अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन से की जाएगी। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई डेल्टा टी इक्वल टू एच बाई 4x। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि मोमेंटम और पोजीशन ये हम दोनों एक साथ नहीं बता सकते और ये वैल्यू होती है NH/4π। क्लियर? अब देखो बेटा, आपको पता है एनर्जी, अगर एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी क्या होती है? ये होती है डेल्टा V इंटू डेल्टा P, यही तो होगी, और इंटू डेल्टा T। अब देखो यही तो होगा, डेल्टा E इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा P इंटू डेल्टा V, यही तो होगा। क्लियर? अब देखो, और आपको पता है कि डेल्टा V इक्वल टू होता है डेल्टा x अपान डेल्टा T। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा T। अरे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से देखो डेल्टा T है और ये डेल्टा P है, तो डेल्टा P तो ये हो गया और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? डेल्टा x। तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन फिगर आउट हो जाएगा कि डेल्टा P इंटू डेल्टा एस इक्वल टू H/4π, मतलब डेल्टा E इंटू डेल्टा टी एच इक्वल टू या ग्रेटर देन या इक्वल टू H/4π। बेटा ये सही है, क्यों? क्योंकि ये इससे कोइंसाइड कर रहा है। फर्स्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट इज दैट, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये मतलब ये स्टेटमेंट सही है आपका। सेकंड है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंजर एनर्जी, ग्रेटर समरी एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। बिल्कुल बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो हाफ फिल्ड होते हैं इनमें क्या होगा? रिपल्सन कम होता है क्योंकि सिमेट्री ज़्यादा होगी, इसी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सचेंज एनर्जी होती है वो ज़्यादा, मतलब काफ़ी ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी होती है, इस वजह से ये क्या होंगे? मतलब मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू फुल फील्ड, अनफिल्ड या फिर ऑड फील्ड के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। क्लियर? देखो बेटा, हाइड्रोजन लाइक एटम के केस में क्या होता है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक ही होगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस केस में क्या होता है, जो एनर्जी डिफरेंस है वो सीधा सीधा डिपेंड करता है, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ये केवल N पे डिपेंड करता है, न कि L पे, मतलब ये L पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में जो एनर्जी होती है वो N पे डिपेंड करती है, L पे डिपेंड नहीं करती है। उस केस में बेटा देखो N की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, और जब दोनों के लिए सेम होगा तो उस केस में ये एनर्जी इक्वल होगी, न कि इसकी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। क्लियर? तो इस केस में ये गलत होगा, इसी वजह से हमारा जो गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा? सी। क्लियर? फिर बात समझें, लेस इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो N पे डिपेंड करती है, ना कि L पे। क्लियर? नेक्स्ट है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाई एच लैम्डा इक्वल टू H/mv। सही है, H/p होता है, P इक्वल टू mv होगा, जहाँ m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो गलत कौन सा है? सी। इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी फिट इनटू ऑर्बिटल फॉर n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1। मतलब n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है, तो इस केस में क्या होगा बेटा? L की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? P के लिए, तो ये हो जाएगा 3p। ठीक है, और 3p L की वैल्यू दिया है, तो उस केस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो वो होता है 2 ब्रैकेट में 2l प्लस 1। अगर L की वैल्यू दी हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में क्या हो जाएगा? 2 प्लस इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 3p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ d ऑर्बिटल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। क्लियर? तो बेटा आपको पता है कि जो d के होते हैं वो कितने? 5 ऑर्बिटल होते हैं। d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें एक होता है dz2, dx2y2, उसके होता है dxy, dyz और ये dzx। मैं सभी का बेटा ओरिएंटेशन बना दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लो ये क्या है? z एक्सिस के अलॉन्ग है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो जो आपका जो dj2 होता है वो ऐसे होता है। क्लियर? ये शेप होता है किसका?
Z2 का। ओके, दूसरा dx2y2 का क्या होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये जो ऑर्बिटल होता है वो ऐसे होता है। क्लियर, ये क्या है, dx2y2। क्लियर, ये दो ऑर्बिटल हो गए। इन दो ऑर्बिटल को हम कहते हैं ईजी ऑर्बिटल, ये ईजी ऑर्बिटल होते हैं। नाउ अब dx2y2, ये जो ऑर्बिटल होते हैं इनको हम कहते हैं t2g ऑर्बिटल, और इनको कहते हैं हम ईजी ऑर्बिटल। ये दोनों क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। क्लियर, जबकि इनकी हम बात करें तो इसको देखो, ये क्या होते हैं, मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये है क्या, z एक्सिस और ये x एक्सिस। क्लियर, तो देखो अगर हम बात करेंगे dxy की, तो जो dxy होगा वो ऐसे होता है। आपको पता है d ऑर्बिटल डबल डबल शिफ्ट होगा, तो ये हो गया dxy। dyz क्या होगा, dyz ये होता है dyz, और ये होगा dzx, ये होगा dzx। ठीक है, तो देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो बेटा, ये जो हैं ये क्या है, अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन है, और ये इन बिटवीन द एक्सिस है। आपसे पूछ क्या रहा है, अलोंग द एक्सिस, तो आंसर क्या होगा, dz2 dx2y2 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट टू इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। अगर मान लो कोई सेम ऑर्बिटल है, मान लो कौन सा ऑर्बिटल है, सेम ऑर्बिटल, और इसमें इलेक्ट्रॉन फिल है, दो इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है बेटा ये किससे डिफर करेंगे, अगर सेम ऑर्बिटल है तो इसकी तीन क्वांटम नंबर क्या होंगी, सेम होगी। और कौन कौन सेम होंगी, वो होगी बेटा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों सेम होंगी। पर फोर्थ वाली जो है, जो स्पिन क्वांटम नंबर है, वो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकती है। इस वजह से अगर इन दो इलेक्ट्रॉनों को हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हम उससे किससे करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर द्वारा करेंगे। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम का पता आपको एटॉमिक ऑर्बिटल फिलअप करना हो तो हम बता दें, z इक्वल टू क्या है, 22। इसका होता है, मान लो 22 टाइटेनियम है, इसका 22, इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। एक्चुअली वो जाते हैं, पहले 4s2 फिलअप होगा, देन 3d2 में फिलिंग होती है, ये होगा। क्लियर, तो क्या होगा, 3s होगा, देन 3p होगा, देन 4s होगा, देन 3d होगा। तो आंसर कौन सा होगा, सी द राइट आंसर। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज the number of d electron in iron die positive is not equal to the number of electron in which of the following species। क्वेश्चन है कि जो आयरन डाई पॉजिटिव में डी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो इन चारों में से किस इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो आयरन डाई पॉजिटिव के डी इलेक्ट्रॉन में निकालते हैं कितने होंगे। तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो बेटा ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये होगा 3d6। क्लियर, तो जो आयरन डाई पॉजिटिव है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इन सभी का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कह रहा है डी इलेक्ट्रॉन इन आयरन, तो आयरन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये हो जाएगा 3d6। क्लियर, तो देखो इसके पास क्या है, डी के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, क्या इसके बराबर हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है, पहला सही हो गया। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड में क्या है, पी इलेक्ट्रॉन इन नियान, नियान का होगा 10, नियान 10, इसका निकालते ही हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, यही तो होगा। अब कह रहा है पी इलेक्ट्रॉन इन नियान, पी बेटा पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो यहाँ पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी डी इलेक्ट्रॉनों के बराबर है, ये भी सही है। थर्ड चेक करते हैं, एस इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के एस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6
और ये हो जाएगा 3s2। ये हो गया मैग्नीशियम 12 का होगा। अब देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए s इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 6। तो इसमें भी क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, वो भी बराबर है। नेक्स्ट बचा आपका डी, क्या है, डी आपका है p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है 17, निकालते हैं। 1 क्लोरीन हो गया आपका 17, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। क्लियर, ये हो गया। अब देखो ये कह रहा है p इलेक्ट्रॉन इन Cl। अगर p इलेक्ट्रॉन देखें कि कितने होंगे Cl के पास, तो देखो 6 ये है और 5 ये है, तो टोटल p इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जबकि हमें क्या चाहिए था 6 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा यही जो होगा जिसमें क्या होंगे आपके जो डी इलेक्ट्रॉन है आयरन डाई पॉजिटिव के, वो बराबर नहीं होंगे p इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन से। ओके, तो आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू। एंगुलर मोमेंटम के लिए अभी हमने फार्मूला बताया था बेटा, रूट एल ब्रैकेट में l प्लस 1 h/2 या फिर इसका एक और फार्मूला होता है l ब्रैकेट में l प्लस 1 h, ये होता है। क्लियर, बस। अब d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, d के लिए l की वैल्यू होती है बेटा सेकेंड, मतलब फॉर डी ऑर्बिटल फॉर डी l इक्वल टू 2। क्लियर, बस l की वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 रखोगे ब्रैकेट में 2 प्लस 1, ये हो जाएगा h/, या फिर ऐसे करो आप, तो ये हो जाएगा रूट का 6h। क्लियर, तो रूट का 6h बाहर होगा, तो आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ठीक है, अगर ये फॉलोइंग क्वांटम नंबर है, मतलब ये है बेटा आपका n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 दिया गया है, मतलब ये क्या हो गया p, और m1 की वैल्यू 0 दी गई है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 दी गई है। ठीक है, तो ये होगा 3p, और बेटा m की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, pz के लिए होती है, तो 3pz हो गया। इसका जो ऑर्बिटल है वो क्या है, 3pz है, और आपको पता है 3pz एक ही ऑर्बिटल है, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल एक ऑर्बिटल जो होगा वो होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करेस्पॉन्डिंग द वेव लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। एनर्जी निकालना, E इक्वल टू बेटा आपको पता होगा ये होता है hc/λ। क्लियर, हमसे क्या पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है, वेवलेंथ दिया है, सब निकाल लेते हैं। h क्या होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और लेमडा की वैल्यू आपको दी है कितना 45 नैनोमीटर। बेटा इसको अगर आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो ये 10⁻⁹ हो गया। क्लियर, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 4.42 इंटू 10⁻⁸। क्लियर, ये आएगा जूल में आपकी क्या हो जाएगी एनर्जी। क्लियर, तो आंसर कौन सा होगा, डी 4.42 इंटू 10⁻⁸ जूल इज द राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन इज दैट बी डाई पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बी, आपको पता है बी डाई पॉजिटिव होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, बेरिलियम का जो Z होता है इसकी वैल्यू 4 होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है Z प्लस माइनस चार्ज। ठीक है, अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव करेंगे तो Z-2, मतलब क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू 4 है, -2 करोगे तो वैल्यू 2 आएगी। क्लियर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन किस में होगा, लिथियम पॉजिटिव में, तो आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। क्लियर, क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, तो कौन सा ऑर्बिटल होगा बेटा, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू -1 है, तो इसके लिए होगा 3px। ये क्या हो गया, 3px ऑर्बिटल जो होगा, और आपको पता है 3px ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल, और जब एक ही ऑर्बिटल है तो इसमें कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, बी, इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ओके बेटा, x कैसे, देखो 3 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ए जो 3 हमने पता किया वो किससे पता किया, n से, p जो आया वो आपका l से आया, और जो x आया वो किससे, m से आया।
क्लियर। तो ये हमने पता कर लिया कि ऑर्बिटल कौन सा है, और आपको पता है एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही एकोमोडेट कर सकता है, इस वजह से ये जो ऑर्बिटल होगा इसके पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, अनदर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के इक्वेशन पे बेस्ड सर्टेन कंक्लूजन आर रिटन, कुछ कंक्लूजन लिखे गए हैं, तो पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, देखते हैं। कह रहा इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंज ऑर्बिट। बिल्कुल, ये इक्वेशन बेटा हम यूज कर सकते हैं जब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करेगा। और कैसे चेक करेंगे बेटा, इसके लिए यूज करते हैं E इक्वल टू 2.178 इंटू 10⁻⁻18। और बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करेगा तो 1 मान लो जिस ऑर्बिट से वो जंप करेगा और जिसमें जाएगा, ये इक्वेशन यूज करते हैं। क्लियर। तो क्या ये यही इक्वेशन का मॉडिफाइड है? बिल्कुल, तो ये इक्वेशन हम यूज कर लेंगे फॉर एनर्जी चेंज के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड कह रहा है कि फॉर n इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज मोर निगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इक्वल टू 6। n की वैल्यू 1 हो और n की वैल्यू 6 हो, तो ये कह रहा है कि जो एनर्जी है 1 वाले की वो ज़्यादा निगेटिव होगी एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ 6। बिल्कुल सही बात है, ये सही है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, रेसिप्रोकल, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। n की वैल्यू जितनी कम होगी ये वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी और उतनी ज़्यादा वैल्यू निगेटिव में होगी। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंडेड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड। बेटा जितनी ज़्यादा एनर्जी निगेटिव होगी उतनी ज़्यादा ये क्या होगा, टाइटली बाउंडेड होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो 1 वाला है ये टाइटली बाउंड होगा, न कि लूजली बाउंड होगा। मतलब ये क्या होगा, टाइटली बाउंडेड होना चाहिए, ये टाइटली बाउंडेड होगा न कि लूजली बाउंडेड। तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत है, ये लूजली नहीं होगा, टाइटली बाउंड होगा। तो यही हमारा स्टेटमेंट गलत है, इस वजह से ये सही है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है द नेगेटिव साइन इक्वेशन सिंपली मीन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इलेक्ट्रॉन वेयर द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। बिल्कुल बेटा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, बाकी जितनी भी एनर्जी होती है वो निगेटिव होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कह रहा है लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस। बिल्कुल, ऑर्बिट रेडियस का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम में लेते हैं। ये होता है क्या, एन स्क्वायर बाई जेड। सभी कांस्टेंट है तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एन स्क्वायर के। एन की वैल्यू ज़्यादा तो जाहिर सी बात है आर की वैल्यू ज़्यादा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सभी सही हैं, गलत कौन सा है, केवल सेकंड वाला गलत है। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज दिस, द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, विच इज द क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ ऑफ नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी इतना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपसे लेमडा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू क्या होता है, hc बाई लेमडा, और E इक्वल टू आपने पढ़ा होगा h न्यू। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो यहां से करोगे बेटा, दोनों को इक्वेट करो, ये हो जाएगा h न्यू इक्वल टू hc बाई लेमडा। क्लियर, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई न्यू। यही तो होगा। c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c की वैल्यू कितना दिया, नैनोमीटर में 3 इंटू 10⁻17। इसकी वैल्यू दिया है 5 इंटू, यहाँ बेटा न्यू क्या आपको, ये फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ये फ्रीक्वेंसी है, ये है आपकी क्या, वेवलेंथ। बाकी h पता ही, एक प्लांक कांस्टेंट है, c है क्या, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, इसको 5 इंटू 10⁻15 करोगे, सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 50। तो 50 नैनोमीटर इज द राइट आंसर। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। गैडोलिनियम का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है बेटा जेनान 4f7 5d1 एंड 6s2। क्लियर, तो आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट according to law of photochemical equivalence the energy absorbed as given is this। क्या होगा एनर्जी एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो देखो बेटा E इक्वल टू आपने पढ़ा होगा फॉर 1, E किसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वो होता है hc बाई लेमडा। क्लियर, लेकिन अगर आपको चाहिए क्या, 1 मोल के लिए, तो E इक्वल टू फॉर 1 मोल होगा hc बाई लेमडा इंटू Na। क्लियर, बस H की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻27। ओके, इंटू ये हो जाएगा C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻10
और ये हो जाएगा आपका 6.02 इंटू 10⁻23/λ। जब ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 2.5895 इंटू 10⁻। तो जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा वैल्यू आएगी 1.196 इंटू 10⁸ ये होगी एनर्जी की वैल्यू। ओके, तो आंसर कौन सा होगा? ये इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल L इक्वल टू 3 और N इक्वल टू 4। मतलब कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसेल में क्या हो सकते हैं। तो L की वैल्यू 3 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 2 ब्रैकेट में 2L+1, यही तो होता है बस। 2L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 3+1, ये हो जाएगा 2 इंटू 7, मतलब कितने? मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आंसर कौन सा होगा? ए, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन इस सबसेल में हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सेट फॉर 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम। रुबिडियम एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का वो चाहिए आपको वैल्यूज। तो चेक करते हैं। सबसे पहले आप रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। रुबिडियम का बेटा वो जो एटॉमिक नंबर आपको पता है 37 होता है। तो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और ये होगा आपका 4p6 और लास्ट में बचता है 5s1। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये है क्या आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, मतलब 5s1 के लिए चारों क्वांटम नंबर बताना है आपको। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5l। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। जब l की वैल्यू 0 तो m की भी वैल्यू 0 होगी। और ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? प्लस का 1/2। तो ये होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है फॉर चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू फॉर द रुबिडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आंसर कौन सा होगा आपका? थर्ड, 500 प्लस का 1/2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन। सेम क्वेश्चन, सेम फार्मूला, L ब्रैकेट, सॉरी बेटा ये नहीं होगा, ये होगा L प्लस ब्रैकेट में L+1, ये रूट में होता है h/2π, यही तो होता है। बस सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है p के लिए L की वैल्यू क्या होगी? फॉर p L की वैल्यू होती है 1। बस यहाँ वैल्यू रख देते हैं 1, 1+1 h/2π। तो ये हो जाएगा √2h/2π। क्लियर? बस ना ये यहाँ पे हो जाएगा, ये इसको कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा h√2π। क्लियर? h√2π देख लो तो बेटा का आंसर कौन सा होगा? ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज। 4th एनर्जी लेवल का मतलब n की वैल्यू कितनी दे दिया है बेटा? n की वैल्यू 4 दिया है। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? अगर n की वैल्यू दी है तो वो हो जाता है बेटा n²। तो n² मतलब 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे वो क्या होंगे। अगर आपसे पूछता क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 2n², मतलब कितने हो जाए? 32 इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो ये, ऑर्बिटल पूछेगा तो ये होगा। ओके, तो आंसर कौन सा होगा? बी, 16 ऑर्बिटल जो होंगे वो 4th एनर्जी लेवल पे पाए जाएंगे। Another question is that the energy E1 and E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their lambda. अब देखो, आपको पता है E इक्वल टू क्या होता है? hc/λ, यही तो होता है। अब मिल लेते हैं दो एनर्जी डिफरेंस। E1 इक्वल टू हम क्या लेंगे? hc/λ1 और EQ इक्वल टू लेंगे क्या? hc/λ2। अब क्या करें? दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा E1/E2 इक्वल टू λ2/λ1, यही तो होगा। तो E1 की वैल्यू हो गई क्या? 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 की वैल्यू है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, λ2 की वैल्यू हमें पता करनी है, तो ये हो जाएगा क्या? 1/2। क्लियर?
तो लेमडा 2 बाई लेमडा 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, या फिर लेमडा 2 इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 लेमडा 1, या फिर लेमडा 1 इक्वल टू 1/2 लेमडा 2। क्लियर? तो आंसर कौन सा होगा? लेमडा 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 लेमडा 1 या लेमडा 1 इक्वल टू 1/2 लेमडा 2। तो आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट इफ n इक्वल टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। बेटा इसका होता है सबसे पहले ns होगा, देन n-2f, देन n-1d, देन np। हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यही सही है। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज according to the Bohr theory which of the following transmission of hydrogen atom give the least energetic proton। बेटा एनर्जी डिफरेंस वाले प्रोटॉन ये जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये एनर्जी डिफरेंस कम चाहिए तो बेटा इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा जो n1 की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम ये भी होगी और ये भी दोनों मैक्सिमम होंगे तभी होगा। तो इन दोनों केस में देखो तो n की वैल्यू 6 है और इसकी n की वैल्यू 5 है। इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे बाई 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 के स्क्वायर से, उस केस में ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू सबसे कम होगी। इसी वजह से इसका आंसर कौन सा होगा? सी होगा। इस केस में एनर्जी डिफरेंस कम होगा। वैसे भी जैसे जैसे हम क्या होते हैं न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी डिफरेंस का क्या होता है? कम होता जाता है। तो इस वजह से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या होगा, जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होगा? सबसे कम होगा, और मैक्सिमम डिफरेंस इन्हीं दोनों के बीच में, इसी वजह से एनर्जी डिफरेंस कम होगा और इस वजह से इसका यही आंसर होगा। ओके, नाउ अनदर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, क्वेश्चन है 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएटेड वेवलेंथ इज। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू क्या होता है? h/mv। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन ये kg कितना है? 0.66, वेलोसिटी कितना दिया है? 100। सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी क्या? ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻, ये हो जाएगा आपका, ये 100 है तो बेटा यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो 34 हो जाएगा, मतलब एक पॉइंट ले लेते हैं 10। ये 6.6 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया तो 10 हो गया, मतलब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -35 मीटर। ओके, तो आंसर कौन सा होगा? सी, 1 इंटू 10⁻⁻35 मीटर इज द राइट आंसर। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, मैं फिर बेटा दोहराऊंगा आप लोगों को कि जब भी आपको रिवीजन करना हो तो सबसे पहले आप क्या करो, उस चैप्टर की थियरी जरूर पढ़ के आप इस वीडियो को देखा करिए, क्योंकि अगर आप थियरी नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी। अगर आप थियरी पढ़ के रिवीजन के लिए बैठते हैं तो बेटा बहुत ही आसानी से चैप्टर समझ में आएंगे। और मेरा उद्देश्य है आपको कि आप उस चैप्टर को रिवाइज करें थ्रू द प्रीवियस ईयर, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे एप्लीकेशन होता है। ओके।